सैलिवरी ग्लैंड एकाइनी और एल्वियोली से मिलकर बना रहेगा। प्रत्येक एकाइनस सेल का ग्रुप है जो सेंट्रल कैविटी को सराउंड करता है। प्रत्येक एकाइनस का सेंट्रल कैविटी कंटिन्यू करता है डक्ट के ल्यूमेन में। वह डक्ट जो एकाइनस से सिक्रीशन को ड्रेन करता है इंटरकैलेटेड डक्ट कहलाता है। मेनी इंटरकैलेटेड डक्ट यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म इंट्रालोब्यूलर डक्ट। इंट्रालोब्यूलर डक्ट यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म इंटरलोब्यूलर डक्ट और इंटरलोब्यूलर डक्ट मेन डक्ट में ओपन होता है। इस प्रकार के ग्लैंड को हम लोग रेसिमोज टाइप ग्लैंड कहते हैं। तो आपने देखा सैलिवरी ग्लैंड आर मेड अप ऑफ मेनी एकाइनी और एल्वियोली। सैलिवरी ग्लैंड एकाइनी एंड एल्वियोली से मिलकर बना रहेगा। Each echinus is formed of group of cells. Each echinus is formed of group of cells which is surround. Each echinus is formed of group of cells which surrounds a central globular cavity. प्रत्येक एकाइनस सेल का ग्रुप होगा जो सेंट्रल ग्लोब्यूलर कैविटी को सराउंड करेगा। द सेंट्रल कैविटी, सेंट्रल ग्लोब्यूलर कैविटी, the central cavity of each echinus is continuous with the lumen of the duct. The central cavity is continuous with the lumen of the duct. The fine duct draining each echinus, the fine duct draining each echinus is called intercalated duct. Intercalated duct. Many intercalated ducts join together to form intralobular duct. Many intercalated ducts join together to form intralobular duct. Intralobular duct unite to form main duct of the gland. एक्चुअली में इंट्रालोब्यूलर डक्ट पहले मेन डक्ट बनाने के पहले इंटरलोब्यूलर डक्ट बनाएगा और इंटरलोब्यूलर डक्ट मेन डक्ट में इंटर करेगा। The gland with this type of structure and duct system is called racemose type of gland. Racemose means bunch of grapes. ये था सैलिवरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। सैलिवरी ग्लैंड से निकलने वाला सिक्रीशन सैलिवा कहलाएगा। सैलिवा का डेली सिक्रीशन 1000 to 1500 ml होगा। That is volume of the saliva per day is 1000 to 1500 ml. This means 1 ml per minute saliva secrete होता है। सैलिवा का secrete होना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फीडिंग के समय खाते वक्त सैलिवा ज्यादा निकलेगा एंड स्लीपिंग के समय सैलिवा का सिक्रीशन कम जाएगा, क्योंकि सैलिवा का सिक्रीशन कंप्लीटली नर्व्स के कंट्रोल में या न्यूरल कंट्रोल में होता है। सैलिवा का पीएच 6.8 होगा। एक एवरेज पीएच को हम लोग लेते हैं, सैलिवा का एवरेज पीएच 6.8 होगा। और तीनों सैलिवरी ग्लैंड में अगर एवरेज डाटा देखा जाए तो पैरोटिड ग्लैंड में 25%, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड में के द्वारा निकलने वाला सैलिवा 70% एंड सब लिंगुअल ग्लैंड से 5% सैलिवा निकलता है। सैलिवा इज हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा। अगर कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर करोगे आप प्लाज्मा से तो सैलिवा इज हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा। सैलिवा में पाया जाने वाला म्यूसिन फूड को लुब्रिकेट करता है एंड इजी स्वेलोइंग में हेल्प करता है। सैलिवा में लाइसोजाइम भी पाया जाता है जिसकी प्रॉपर्टी बैक्टीरिसाइडल है या बैक्टीरिया को किल करता है। नॉर्मल पर्सन के सैलिवा में ग्लूकोज नहीं मिलेगा, बट अगर डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट को अगर देखते हैं हम लोग तो उसके सैलिवा में ग्लूकोज मिलेगा। सैलिवा में इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है और सैलिवा में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए एंजाइम दैट इज एमाइलोलाइटिक एंजाइम, सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन पाया जाता है जो स्टार्च को
माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिडेक्स्ट्रीन में तोड़ता है। पीएच इसके लिए 6.8 चाहिए और क्लोराइड आयन की आवश्यकता होती है। आप लोग इस बात को नोट करोगे, वॉल्यूम ऑफ द सलीवा secreted per day is 1000 to 1500 ml per day। 1000 to 1500 ml saliva secrete होता है। 1000 to 1500 ml saliva secreted per day। Contribution of each major salivary gland: parotid gland 25%, submaxillary gland 70%, sublingual gland 5%। pH of the saliva 6.8। Saliva is hypotonic to blood plasma। Normally glucose is absent in saliva, but it is found in saliva during diabetes mellitus। Normally glucose saliva में नहीं पाया जाएगा, but diabetes mellitus के पेशेंट के saliva में ग्लूकोज मिलेगा। The mucin of the saliva, saliva में पाया जाने वाला mucin lubricate the bolus and facilitate the swallowing। सलीवा में पाया जाने वाला म्यूसिन बोलस को लुब्रिकेट करता है। माउथ में मैस्टिकेशन के बाद फूड को हम लोग बोलस कहते हैं। सलीवा में पाया जाने वाला म्यूसिन, द म्यूसिन ऑफ द सलीवा लुब्रिकेट द बोलस एंड फैसिलिटेट द swallowing। सलीवा कंटेन्स सेलेब्री एमाइलेज। सलीवा में सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो एमाइलोलाइटिक एंजाइम है। एमाइलोलाइटिक मीन्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, या कार्बोहाइड्रेट का दैट इज स्टार्च का डाइजेशन करता है। एंड सलीवा में जो एंटीबॉडी पाया जाएगा, जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन पाया जाएगा, उसका नाम है IgA। कुछ एनिमल जैसे कि डॉग में और कैटल में आप देखोगे समर सीजन में वो अपने टंग को बाहर निकाल देता है और एक्सेसिव सैलिवेशन करता है, जिसे पैंटिंग कहते हैं। और यह एक्सेसिव सैलिवेशन करके बॉडी हीट को कंट्रोल करता है। यह सैलिवा इवेपोरेट होगा और बॉडी का टेम्परेचर फॉल करेगा। ह्यूमन में हमारा स्वेट ग्लैंड इस काम को करता है। सलीवा का निकलना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सलीवा का निकलना सिर्फ न्यूरल कंट्रोल में होता है, नर्व के द्वारा कंट्रोल होता है, और कोई भी हार्मोन सैलिवरी सिक्रीशन को कंट्रोल नहीं करता है। और सलीवा का सिक्रीशन एक रिफ्लेक्स फेनोमेना है। आप लोग नोट करोगे इसी बात को। द एंजाइम लाइसोजाइम ऑफ सलीवा किल्स द बैक्टीरिया। सलीवा में पाए जाने वाला एंजाइम लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल करता है। द एंजाइम लाइसोजाइम ऑफ सलीवा किल द बैक्टीरिया। इन डॉग एंड कैटल एक्सेसिव ड्रिपिंग ऑफ सलीवा ड्यूरिंग पैंटिंग। पैंटिंग में क्या करता है, डॉग और कैटल अपने टंग को बाहर निकाल देता है और एक्सेसिव सलीवा को ड्रिप करता है। इन डॉग एंड कैटल एक्सेसिव ड्रिपिंग ऑफ सलीवा ड्यूरिंग पैंटिंग हेल्प इन लॉस ऑफ हीट एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो पैंटिंग के द्वारा डॉग और कैटल में हीट का लॉस होता है और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। हाउएवर इन ह्यूमन बीइंग sweat gland play major role in temperature regulation and saliva does not play any role in this function। means human being में saliva का कोई भी रोल टेम्परेचर रेगुलेशन में नहीं होता है। saliva secretion is regulated by nervous mechanism and is a reflex phenomena। किसी भी केमिकल के द्वारा saliva का सिक्रेशन कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे कुछ अगर सलीवा के सिक्रेशन को आप देखोगे तो फीडिंग के समय सलीवा का सिक्रेशन बढ़ जाता है। नॉर्मली सलीवा का सिक्रेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सलीवा का निकलना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फीडिंग के समय सलीवा ज्यादा निकलेगा और रेस्ट में
दैट इज स्लीपिंग के टाइम सैलिवा कम निकलेगा, इसका सिक्रीशन डिक्रीज करेगा। कुछ मेडिसिन जो जिसमें एसिटाइल कोलिन, जिसमें एड्रेनालिन और हिस्टामिन की अधिकता हो या इससे रिलेटेड केमिकल सैलिवा के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। इन्हीं बातों को आप लोग नोट करोगे। सैलिवा सिक्रीशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सैलिवा सिक्रीशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बट द क्वांटिटी ऑफ सैलिवा सिक्रीशन वेरीज। सैलिवा सिक्रीशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बट सैलिवा सिक्रीशन का क्वांटिटी वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी ऑफ माउथ। माउथ के एक्टिविटी पर सैलिवा सिक्रीशन का क्वांटिटी वेरी करता है। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग mastication of the food, the secretion increases, and during sleep, it decreases. The secretion of saliva, saliva का secretion, the secretion of saliva is regulated by nervous mechanism. Nerves के द्वारा regulate होगा. No hormone and chemical mechanism is involved in the regulation of salivary secretion. Salivary secretion को regulate करने के लिए कोई हार्मोन या केमिकल मैकेनिज्म पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कुछ ड्रग्स जिसमें एड्रेनालिन, एसिटाइल कोलिन और हिस्टामिन ज्यादा होते हैं, ये सैलिवा के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। ड्रग्स कॉन्टेनिंग एड्रेनालिन, एसिटाइल कोलिन एंड हिस्टामिन इंक्रीज सैलिवरी सिक्रीशन। हाइपोसैलिवेशन, हाइपो मींस लेस, लेस सैलिवा का निकलना, कम सैलिवा का निकलना हाइपोसैलिवेशन कहलाता है। हाइपोसैलिवेशन दो तरह का होगा, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी हाइपोसैलिवेशन जब कोई डर जाता है, फीवर में भी कंठ सूख जाता है, गला सूख जाता है, दैट इज हाइपोसैलिवेशन होगा। एंड डिहाइड्रेशन, फीवर एंड डिहाइड्रेशन में टेम्पररी हाइपोसैलिवेशन टेम्पररली डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ सैलिवा। और परमानेंट हाइपोसैलिवेशन बेल्स पाल्सी में होता है। बेल्स पाल्सी एक डिजीज है जिसमें सेवंथ पेयर क्रेनियल नर्व अफेक्टेड हो जाता है या पैरालाइज हो जाता है। बेल्स पाल्सी इज द पैरालिसिस ऑफ द फेशियल नर्व। हाइपर सैलिवेशन, ज्यादा सैलिवा निकलना, कब कब होगा? जब टूथ डीके करेगा, डीके ऑफ टूथ। सेकेंड, नियोप्लाज्म मीन्स एबनॉर्मल ट्यूमर इन माउथ एंड टंग। अगर कोई ट्यूमर बन जाता है माउथ और टंग में तो भी सैलिवा ज्यादा निकलेगा। मेंटल प्रॉब्लम लाइक एनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। आप देखोगे किसी को भी नर्व का प्रॉब्लम अगर ज्यादा है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मेंटल प्रॉब्लम है, तो ज्यादा सैलिवा सिक्रीट होता है। नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया मीन्स वोमिटिंग टेंडेंसी। जब वोमिटिंग की टेंडेंसी होगी और वोमिटिंग होगा उस समय ज्यादा सैलिवा निकलेगा। एक टर्म आपको जानना है, जीरोस्टोमिया। जीरो मीन्स ड्राई एंड एस्टोमिया मीन्स माउथ। जीरोस्टोमिया में माउथ ड्राई हो जाएगा, दैट इज सैलिवा का सिक्रीशन बहुत कम, नहीं के बराबर या नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसको कहते हैं जीरोस्टोमिया और एटाइलिज्म। जीरोस्टोमिया कई कारण से हो सकता है, रीनल फेलियर के कारण हो सकता है, एक्सेसिव डिहाइड्रेशन के कारण हो सकता है।
Xerostomia means dry mouth due to shock or renal failure or dehydration आफ्टर टेकिंग marijuana, marijuana को लेने के बाद भी, आफ्टर स्मोकिंग marijuana, marijuana marijuana को लेने के बाद, marijuana को स्मोकिंग करने के बाद साइको एक्टिव ड्रग है, ज्यादा सिक्रीशन नहीं होगा सलीवा का, दैट इज जीरोस्टोमिया हो जाएगा। आप लोग नोट करोगे, जीरोस्टोमिया, जीरो मीन्स ड्राई, स्टोमिया मीन्स माउथ। सैलिवा के नहीं निकलने के कारण माउथ का ड्राई हो जाना जीरोस्टोमिया कहलाता है, मीन्स ड्राई माउथ। द काउज ऑफ दिस डिजीज इज डिहाइड्रेशन, इस डिजीज का काउज है, द काउज ऑफ दिस डिजीज आर डिहाइड्रेशन, रेनल फेल्योर, शॉक और आफ्टर ईटिंग marijuana. Marijuana is a psychoactive compound from plant cannabis. Due to xerostomia, there is difficulty in mastication, mastication में प्रॉब्लम होगा, swallowing खाने को निगलने में, and speech बोलने में प्रॉब्लम आती है। जीरोस्टोमिया के कारण बैड ब्रेथ आएगा, मतलब जिस समय एक्सपायरेशन करेंगे उस समय अनप्लीजेंट ऑर्डर एक्सहेल होगा, जिसे हेलिटोसिस कहते हैं। हेलिटोसिस मीन्स बैड ब्रेथ और एक्सहेलेशन ऑफ अनप्लीजेंट ऑर्डर। सेकेंड डिजीज इज ड्रूलिंग, ड्रूलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड टाइलिज्म। ड्रूलिंग इज अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ सैलिवा आउटसाइड द माउथ, माउथ के बाहर सैलिवा का अनकंट्रोल्ड वे में निकलना ड्रूलिंग कहलाता है। ड्रूलिंग टीथ इरेक्शन के समय होगा बच्चों में, टॉन्सिलाइटिस अगर किसी को हो गया उस समय सैलिवा अनकंट्रोल्ड वे में फ्लो होगा, एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर आरटीआई में ड्रूलिंग होगा, दैट इज अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ सैलिवा आउटसाइड द माउथ। नेक्स्ट एटाइलिज्म, ए मीन्स विदाउट, एटाइलिज्म मीन्स absence of salivary secretion, salivary secretion का नहीं निकलना। नेक्स्ट डिजीज इज मम्स, मम्स इज acute viral infection affecting the parotid gland, पैरोटिड ग्लैंड में पेनफुल स्वेलिंग हो जाता है मम्स डिजीज में, और यह पैरामिक्सोवायरस के कारण होता है। एंड सेजोग्रीन सिंड्रोम, यह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारा इम्यून सेल हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे लैक्रिमल ग्लैंड और सैलिवरी ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस प्रकार हम लोग टोटल सैलिवरी ग्लैंड का टाइप, उसका फंक्शन और उससे रिलेटेड डिजीज का स्टडी किए। एंड नेक्स्ट ग्लैंड इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो स्टमक में पाया जाएगा। नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड बहुत सारा ब्रांच और अनब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड है जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा के या स्टमक के इनर वॉल और म्यूकोसा में पाया जाएगा। यह स्टमक के म्यूकोसल एपिथेलियम का इनफोल्डिंग है। आपने पहले स्टमक पढ़ा, स्टमक
एक हॉलो जे शेप्ड ऑर्गन है। फिर हम लोगों ने पढ़ा स्टमक में जो पार्ट होगा, कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट। इन सभी पार्ट में इनर म्यूकोसा इनवार्ड फोल्ड करके गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिंपल और ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड है। तो इसका अलग अलग पार्ट, आप जब कार्डियक पार्ट, दिस वन इज द कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट, इन सभी पार्टों का इनर म्यूकोसा इनवार्ड फोल्ड करके गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाएगा और इसके म्यूकोसा में पिट नजर आएगा या डिप्रेशन नजर आएगा। उस डिप्रेशन में यह गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सिंपल और कंपाउंड ट्यूबुलर दोनों प्रकार का हो सकता है, ओपन होगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम लोग रीजन के अनुसार 3 भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड जो मेनली फंडिक पार्ट और बॉडी पार्ट में पाया जाएगा। सेकेंड, कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कार्डियक पार्ट में पाया जाएगा। एंड थर्ड, पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड। पोजीशन के आधार पर गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। कार्डियक पार्ट में पाया जाने वाला गैस्ट्रिक ग्लैंड, कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड, फंडिक एंड बॉडी पार्ट में पाया जाने वाला गैस्ट्रिक ग्लैंड, फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड पाइलोरिक पार्ट में पाया जाने वाला गैस्ट्रिक ग्लैंड, पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड। इन चारों गैस्ट्रिक ग्लैंड में, इन तीनों गैस्ट्रिक ग्लैंड में फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड कहलाता है। इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाए जाने वाले मेन सभी प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप गैस्ट्रिक ग्लैंड को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं जो 4 रीजन में पाया जाएगा। फंडिक पार्ट में पाया जाने वाला गैस्ट्रिक ग्लैंड टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड है और इसमें पाए जाने वाले मुख्य सेल है चीफ सेल और पेप्टिक सेल और जाइमोजेन सेल। सेकेंड, ऑक्जेंटिक सेल। फर्स्ट इज चीफ सेल और पेप्टिक सेल और जाइमोजेन सेल। सेकेंड इज ऑक्जेंटिक सेल। थर्ड, म्यूकस नेक सेल और गॉबलेट सेल। एंड 2 और प्रकार के सेल, इंटेरोक्रोमाफिन सेल एंड इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल। इस प्रकार से हम लोग यह जाने कि फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि फंडिक रीजन और बॉडी रीजन में पाया जाता है, इसमें मेन जो सेल पाए जाएंगे वह है चीफ सेल। चीफ सेल का दूसरा नाम पेराइटल सेल एंड जाइमोजेन सेल। सेकेंड सेल इज ऑक्जेंटिक सेल। फिर से हम लोग तीनों पार्ट को देखेंगे। फर्स्ट, फंडिक पार्ट में और बॉडी पार्ट में पाया जाने वाला गैस्ट्रिक ग्लैंड। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। हम लोगों ने देखा कि स्टमक में कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट, ये 4 पार्ट पाया जाएगा। इन सभी पार्ट में इनर म्यूकोसा इनवार्ड फोल्ड करके या इनर म्यूकोसा का एपिथेलियल अंदर की ओर फोल्ड करके ट्यूबुलर और कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड बनाएगा, जिसे हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। फंडिक पार्ट और बॉडी में पाया जाने वाला गैस्ट्रिक ग्लैंड फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड कहलाता है। कार्डियक पार्ट में पाया जाने वाला गैस्ट्रिक ग्लैंड कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड कहलाता है। एंड पाइलोरिक पार्ट में पाया जाने वाला गैस्ट्रिक ग्लैंड पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड कहलाता है। इस प्रकार पोजीशन के आधार पर
गैस्ट्रिक ग्लैंड को 3 भागों में बांटा गया, फंडिक पार्ट, फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड, कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड। फंडिक पार्ट और बॉडी में पाया जाने वाला फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड कहलाता है, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाए जाने वाले सभी सेल इसमें पाए जाते हैं। फंडिक पार्ट में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाएगा उसमें पाए जाने वाले सेल हैं चीफ सेल। चीफ सेल को हम लोग जाइमोजेन सेल और पेप्टिक सेल भी कहते हैं। सेकेंड, ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल को पेराइटल सेल भी कहते हैं। थर्ड, म्यूकस नेक सेल also called goblet cell, and fourth, enterochromaffin cell, and fifth, enterochromaffin like cell। इसी प्रकार कार्डियक पार्ट में पाया जाने वाला कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड पाइलोरिक पार्ट में पाया जाने वाला पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो अभी हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड और उसके सारे सेल्स को देखेंगे, फिर उन सभी सेल्स से निकलने वाले सिक्रीशन का स्टडी करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि स्टमक में पाया जाने वाला ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड कहलाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर न्यूमेरस, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा के एपिथेलियम के इनफोल्डिंग से बना है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कई प्रकार के सेल पाए जाएंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकोसा के इनर लेयर पर पाया जाता है स्टमक के, और एंड थ्रू आउट द म्यूकस लेयर स्मॉल डिप्रेशन पाया जाएगा, जिस डिप्रेशन को गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं, और इस गैस्ट्रिक पिट में वन और मोर गैस्ट्रिक ग्लैंड ओपन होगा। आप लोग नोट करेंगे, ग्लैंड्स ऑफ स्टमक, द ग्लैंड्स ऑफ स्टमक आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड, द ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड। Gastric glands are numerous, branched or unbranched tubular gland. Gastric gland numerous, branched or unbranched tubular gland होगा, which are formed by infolding of epithelium, जो epithelium के infolding से बनेगा, and made up of different kinds of cells. Gastric glands are situated in the inner mucosa layer of the stomach. आपने स्टमक का टीएस पढ़ा, स्टमक के टीएस में अंदर से बाहर की ओर म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलर लेयर एंड उसके बाद सेरोसा। तो म्यूकोसा लेयर में डिप्रेशन पाया जाएगा, जिस डिप्रेशन को हम लोग गैस्ट्रिक पिट कहेंगे। थ्रू आउट द इनर म्यूकोसा लेयर स्मॉल डिप्रेशन कॉल्ड गैस्ट्रिक पिट्स आर प्रेजेंट। 2 or more gastric glands join together and open into the stomach via gastric pits। 2 या 2 से अधिक गैस्ट्रिक ग्लैंड आपस में जुड़ जाते हैं एंड स्टमक के ल्यूमेन में खुलते हैं भाया और थ्रू गैस्ट्रिक पिट्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। रीजन के आधार पर गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। फंडिक एंड बॉडी पार्ट में पाया जाने वाला गैस्ट्रिक ग्लैंड फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड, कार्डियक पार्ट में पाया जाने वाला गैस्ट्रिक ग्लैंड कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड पाइलोरिक पार्ट में पाया जाने वाला गैस्ट्रिक ग्लैंड पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड कहलाता है।